चलिए, तो अब ध्यान दें यहाँ पे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट तो आप जानते ही हो, किसी भी सेंटेंस में जो डूअर होता है, ठीक है, जो कोई काम करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि पूरे सेंटेंस का जो मेन वर्ड होता है उसी को आप सब्जेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ध्यान दें, आपके सामने सेंटेंस है, व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम दो चीजों का ध्यान देते हैं। वी नेम सम पर्सन आर थिंग, हम किसी पर्सन या थिंग के बारे में बात करते हैं। दूसरा क्या होता है, से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। दो पार्ट में आप उस पूरे सेंटेंस को डिवाइड कर सकते हो। पहला क्या होता है कि आप किसी पर्सन या थिंग का नाम लेंगे जो कि सेंटर में होगा, और दूसरा पार्ट क्या होगा, उस पर्सन या थिंग के बारे में जो बात कही गई है वो दूसरा वाला जो है पार्ट होगा। कैसे, वो हम देखते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो आप, वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट। अगर किसी भी आप सेंटेंस की बात करें तो वहां एक सब्जेक्ट होना जरूरी है टू स्पीक अबाउट। ठीक है, एंड वी मस्ट से और अ प्रेडिकेट समथिंग अबाउट। चलिए, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे बहुत सिंपल वे में, बहुत बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है आप लोग को। देखिए, सिंपल सी वे है कि अगर कोई भी, मतलब जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट हमेशा कोई पर्सन हो, सब्जेक्ट एक थिंग भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है। तो अगर आप जब सेंटेंस को डिवाइड करोगे, तो अगर आप उसे बड़े सेक्शन में डिवाइड करना चाहो तो आप मुख्य रूप से उसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो जी। ठीक है, और जो पहला वाला पार्ट होगा उसी को आप सब्जेक्ट बोलते हो। पहला वाला पार्ट क्या है, यहाँ से ऊपर से आपने ये सीखा कि द पार्ट विच नेम्स द पर्सन आर थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, जिस पर्सन या व्यक्ति के बारे में, वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। दूसरा पार्ट जो प्रेडिकेट होगा वो क्या है, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ जानकारी देता है। ठीक है, तो यही सिंपल से वे में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो अब ये बहुत सिंपल है कि कोई नहीं भूलेगा। सब्जेक्ट वो है सेंटेंस का वह पार्ट है, ध्यान देना, सब्जेक्ट जरूरी नहीं कि केवल एक ही वर्ड हो, वो एक से ज्यादा भी हो सकता है, ये भी हम आगे सीखेंगे। तो सब्जेक्ट वह पार्ट है किसी सेंटेंस का जो किसी पर्सन या वस्तु के बारे में, ठीक है, किसी पर्सन या वस्तु, ठीक है, उसको बताता है। ठीक है, और प्रेडिकेट क्या है, जो उसके बारे में हमें जानकारी देता है। ठीक है, उसके बारे में जो हम चीजें बात करते हैं वो प्रेडिकेट है। अब आगे और इसको बढ़िया से देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अच्छा, यहाँ और एग्जाम्पल शायद नहीं है। ठीक है, तो आप एक सेंटेंस को ही देख लीजिए जो यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ ने इन्होंने सेंटेंस भी नहीं दिया है। तो चलो एक एग्जाम्पल हम खुद ले लेते हैं। जैसे हमने कहा कि रवि प्लेज क्रिकेट, ध्यान दीजिए, रवि प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ क्या हुआ जी, यहाँ पे आपको अगर आप ध्यान दें तो सब्जेक्ट क्या हुआ, रवि। रवि जो है ये सब्जेक्ट हो गया, और इसके बारे में जो आपको जानकारी मिलती है वो पूरा पूरा जानकारी मिल रहा है कि रवि क्या कर रहा है जी, ये क्रिकेट को खेल रहे हैं। तो रवि प्लेज क्रिकेट, यानी ये क्या पोर्शन हो गया जी, ये प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। अब एक आप, और मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं, अगर मैंने कहा कि द इंटेलिजेंट वॉयस, द, मैं लिख रहा हूं, अगर नहीं दिखेगा तो बताना, द इंटेलिजेंट वॉयस आर कमिंग। ठीक है, ये हो गया, द इंटेलिजेंट वॉयस आर कमिंग। तो इसमें बताइए जी सब्जेक्ट क्या होगा, द इंटेलिजेंट बॉय। तो अब ये जो पूरा पूरा है, मैंने इसीलिए शुरू में आपको थोड़ा वार्निंग दिया था। सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि केवल एक वर्ड सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब वो पूरे सब्जेक्ट, उस पूरे समूह को बोल सकते हैं जो उस पर्सन को या वस्तु को रिफर करता हो, जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, बॉयज के बारे में, और ये पूरा समूह एक साथ है, आप इसको अलग नहीं कर सकते। तो द इंटेलिजेंट बॉयज, ये पूरा क्या हो गया जी, ये पूरा पूरा सब्जेक्ट हो गया। और प्रेडिकेट क्या होगा, इनके बारे में जो बातें की जा रही है, तो बात क्या की जा रही है कि दे आर कमिंग, तो आर कमिंग, तो आर कमिंग यहाँ पे क्या हो गया जी,
प्रेडिकेट हो गया। तो ये जो दो एग्जाम्पल आपने सीखा, इससे आपने कुछ बात समझा। क्या समझा बात? इससे एक बात आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या ऐसा तो नहीं कि वर्ब, आप अगर ध्यान दें इस पूरे दो सेंटेंस जो मैंने लिखा कि रवि प्लेज क्रिकेट, दूसरा मैंने लिखा द इंटेलिजेंट बॉयज आर कमिंग। तो अगर आप इन दोनों सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ध्यान दें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वर्ब है प्लेज, और उसके बाद जो कुछ भी आ रहा है वो प्रेडिकेट बन जा रहा है। अगर आप ध्यान दें तो इसका मतलब प्रेडिकेट आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वर्ब के साथ, वर्ब और उसके बाद के जितने भी चीजें आ रही हैं जो उस सब्जेक्ट के बारे में हो, वो प्रेडिकेट हो जाएगा। यानी वर्ब और उसके बाद के जितने भी वर्ड्स जो उस सब्जेक्ट से रिलेट कर रहे हों या वस्तु या सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हों, उनको आप प्रेडिकेट बोल सकते हो। ये एक टेक्निक लगा सकते हो। लेकिन फिर वही बात, अगर आपने ट्रिक लगाया और बिना बुद्धि के दिमाग लगाया तो आपको वो ट्रिक धोखा दे सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रिक खूब लगाइए, लेकिन अपने दिमाग को आपको ओपन रखना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। जैसे कैसे? अगर आप ध्यान दो, ये चौथा सेंटेंस यही बता रहा है कि अगर आपके सामने ये लिखा हियर कम्स द बस, तो अगर आप उस रूल को फॉलो कर दिए और आपने क्या बोला कि वर्ब और वर्ब के बाद वाला जितना भी आएगा ये प्रेडिकेट हो गया, तो इस वाले केस में क्या ये सही होगा? इसी नो तरह सर। आपने देखा कि स्वीट आर द यूसेज ऑफ एडवर्सिटी, तो यहाँ पे आर द यूसेज ऑफ एडवर्सिटी क्या प्रेडिकेट होगा? आपको जल्दी से बताना है। नो सर। तो नो फिर सर। क्या होगा? यानी सर उसमें आपको, टब होगा सर। हाँ बोलिए क्या बोलेंगे? सर चंचल पहले वाले बोलिए। में सर द बस ही होगा। यस सर। हाँ, पहले वाले में द बस होगा और दूसरे वाले में क्या होगा? एडवर्सिटी सर। नहीं, केवल एडवर्सिटी। एडवर्सिटी नहीं। अब ध्यान दें। अब सर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। यस, नाउ नाउ यू आर करेक्ट। अब ध्यान दें एक बात कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा कब होता है, कैसे होता है, इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। ये जो आपको सेंटेंस दिख रहा है ना, हियर कम्स द बस, या फिर जो दूसरा वाला आपको दिख रहा है कि द स्वीट आर द यूसेज ऑफ एडवर्सिटी, इन दोनों को ध्यान दें। ये एक्चुअली है क्या? मैंने आप लोग को अभी थोड़े दिन पहले अभी बताया है, इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है? कभी कभी क्या होता है कि ये इन्वर्जन में जो निश्चित क्रम होता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, ये जो आता है, इस क्रम को इन्वर्जन में फॉलो नहीं किया जाता है। तो कभी कभी बीच बीच में इन्वर्जन आ जाता है, और जब इन्वर्जन आता है तो आपको ध्यान रखना पड़ता है। आप उस सेंटेंस को पढ़िए और सेंटेंस को जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका सब्जेक्ट है क्या। ठीक है? तो अगर आप ध्यान दें तो पहले वाले सेंटेंस में आप जानते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट बस है। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट हो जाएगा द बस, और फिर उसके बाद कम्स हियर हो जाएगा प्रेडिकेट। ठीक है? तो ये कम्स हियर हो गया प्रेडिकेट और आपका सब्जेक्ट हो गया द बस। तो ये बात ध्यान देना है। इसी प्रकार से स्वीट आर द यूसेज ऑफ एडवर्सिटी, तो द यूसेज ऑफ एडवर्सिटी क्या हो गया जी? ये हो गया सब्जेक्ट, और स्वीट यहाँ पे हो गया कि आर स्वीट्स, मतलब ये चेंज हो जाएगा, तो आर स्वीट क्या हो जाएगा जी? प्रेडिकेट। इसे अपनी कॉपी में सेम ऐसे ही लिख लें जैसे मैं बता रहा हूँ। आप इस सेंटेंस को जैसे नए तरीके से लिख लीजिए अपनी बुक में, और क्या लिखेंगे? द बस कम्स हियर, ऐसे लिख लें अपनी बुक में आप। द बस कम्स हियर, अब ये बना, अब ये आपका सीधे सीधे सब्जेक्ट, और कम्स हियर क्या हो गया जी? प्रेडिकेट। ठीक है, ये कर लीजिए। इसी प्रकार से दूसरा लिख लीजिए, द यूसेस ऑफ एडवर्सिटी, ठीक है, आर स्वीट। ये आप ऐसे अपनी कॉपी में नोट कर लें या बुक में, और यहाँ पे द यूसेस ऑफ एडवर्सिटी को लिख लें सब्जेक्ट, एकदम ऐसे ही लिख लें, और आर स्वीट को लिख लें प्रेडिकेट, ताकि ये दिमाग से आपके मिस ना हो। तो अगर वो इन्वर्जन है तो आप उसको करेक्ट ऑर्डर में कर लें और फिर उसके बाद ऐसे बना लें। अब आगे ध्यान दें, सभी को क्लियर है इतनी बात? यस ये सर। क्लियर? आगे ध्यान दें। अब यहाँ पे 5 नंबर का रूल देखें, ये क्या बोलता है? ये क्या बोल रहा है जी? इन इंपरेटिव सेंटेंसेस, जब इंपरेटिव सेंटेंस की बात करोगे तो वहां कैसे पहचानोगे? क्योंकि वहां तो सब्जेक्ट रहता ही नहीं है, तो परेशान नहीं होना। अब मान के चलो कि वहां पे सब्जेक्ट ऑलरेडी जो है लेफ्ट आउट है,
आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा, इस बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट तो यू है ही वहां पे, तो वहां सब्जेक्ट हमेशा फिक्स होता है। तो सीधी सी बात है, जो बचा वाला पोर्शन होगा वो हमेशा क्या होता है जी, वो हमेशा प्रेडिकेट ही होता है। तो जो इम्परेटिव सेंटेंस है वहां तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, वहां पे जो बचा वाला पार्ट है वो प्रेडिकेट होता है। हाँ, हालांकि इम्परेटिव सेंटेंस कभी आता नहीं है, क्योंकि वहां पे ये कंफ्यूजन क्रिएट ऑलरेडी जब सब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो इस वजह से जो है ये आ जाता है सिचुएशन। ठीक है, तो ये बस आपको जानने के लिए है कि इम्परेटिव सेंटेंस में यू ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है, तो उसकी बात ही आप नहीं करोगे। तो आपको जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो अक्सर असर्टिव सेंटेंस के ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है और वहीं आपको पहचानने की जरूरत पड़ती है। अब देखिए आपके सामने ये एक्सरसाइज आ गया, इस एक्सरसाइज को तुरंत कर लीजिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो चीज आए उसको तुरंत तुरंत करके खत्म कर लो आप। ठीक है, बहुत आसान है, सब जगह हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें वर्ड मीनिंग पे भी नहीं जाना है, हम बस इसको जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अभी सीखना है। तो आप ध्यान दें, अगर आप एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। जी सर, कह रहे थे जैसे इम्परेटिव में अगर यू हिडन है, अंडरस्टूड है, तो उसका जो मतलब पूरा सेंटेंस होगा वो प्रेडिकेट पार्ट ही माना जाएगा। बिल्कुल, तब वहां पे यू है ही नहीं ना, तो यू तो सब्जेक्ट हिडन ही है, तो बचा हुआ पार्ट आपका हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, अगर सब्जेक्ट क्लियर है तो फिर भी सब्जेक्ट यस। ओके सर। चलिए आगे ध्यान दें आप। आगे जो आपके सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है, कैटलिंग ऑफ दीज सेव्ड रोम। तो यहाँ पे ध्यान दें, ये पूरा इसमें सब्जेक्ट बताइए भैया जल्दी से, फास्ट। Sir, the crackling of geese. बहुत अच्छा, तो ये पूरा पूरा सब्जेक्ट हो गया है ना, और सेव्ड रोम आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो बहुत आसान है, तो आप लोग फटाफट बताओगे, ऐसा बताओगे कि ज्यादा शोर ना हो, रिकॉर्डिंग गड़बड़ ना हो। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, तो क्या हो जाएगा जी, सब्जेक्ट यहाँ क्या हो गया, The boy. द बॉय, और स्टूड ऑन द बर्निंग डेक ऑब्जेक्ट, सॉरी प्रेडिकेट। फिर उसके बाद देखो ट्यूबल काइन, ठीक है, ट्यूबल काइन वाज अ मैन ऑफ माइट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ है जी, ट्यूबल। हाँ ठीक है, वाज अ मैन ऑफ माइट आप प्रेडिकेट। ऐसे होता जाएगा। स्टोन वॉल्स डू नॉट, तो स्टोन वॉल सब्जेक्ट, डू नॉट मेक अ प्रिजन। मैं बोलता जा रहा हूँ, जहां अगर कोई डाउट होगा तो बोलना, नहीं तो नॉर्मली मुझे नहीं लग रहा है कोई दिक्कत है। फिर आगे देखें, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस, तो द सिंगिंग ऑफ द बर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, सब्जेक्ट, और डिलाइट अस क्या हो जाएगा जी, प्रेडिकेट। फिर उसके बाद मिस किटी वाज र्यूड एट द टेबल वन डे, तो मिस किटी आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, वाज र्यूड एट द टेबल वन डे आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। इसी प्रकार से ही हैज अ गुड मेमोरी, तो ही सब्जेक्ट और हैज अ गुड मेमोरी प्रेडिकेट। बैड हैबिट्स ग्रो, ठीक है, अनकॉन्शियसली, तो यहाँ पे बैड हैबिट सब्जेक्ट, अनकॉन्शियसली ग्रो, अनकॉन्शियसली प्रेडिकेट। तो इस प्रकार ये जितने भी है ना बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि हम तेजी से आगे बढ़ें, और हम सिर्फ आपको वहां पे आके रोकेंगे जहां पे थोड़ी दिक्कत है। ये जितने भी सेंटेंस है देखो, यहाँ पे ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट। अब उसके बाद नो मैन कैन, ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, ठीक है, ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ से ये प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट, ठीक है, सॉरी आई सब्जेक्ट, और शॉर्ट एंड एरो प्रेडिकेट। अब आपके सामने लास्ट टू एग्जांपल है, लास्ट टू एग्जांपल देखते हैं कौन बताएगा। अब आप बोल सकते हो, बताओ जी, तो अंतिम दो एग्जांपल आपके सामने है, इसमें क्या होगा। Sir, a barking sound subject है. हम्म, The shepherd hears predicate है. और second on the top of the hill subject है. Lives a hermit, yes predicate है. सर पहले वाले में सर 36 में शेफर्ड्स में सब्जेक्ट है सर। हाँ, हर्मिट वाले में गवर्नमेंट सब्जेक्ट है। 10 शेफर्ड्स सर सब्जेक्ट है, बाकी सब शेफर्ड सब्जेक्ट है, हर्मिट सर सब्जेक्ट। द शेफर्ड्स So the shepherd hears subject है, sorry, a barking sound predicate. अनुपमा गड़बड़ कर रही हो। सर ठीक है सर, देख लिया अभी ध्यान से. अच्छा अच्छा, चलो अभी मैं बता सर ये 27 वाला Sir, सेंटेंस सर ये a hermit
आ चुका है सर। आ चुका है ना? 27 में कैसे आना नहीं, सब्जेक्ट The inversion a hermit subject है on lives on the top of hill, ये predicate। अच्छा चलो अब सही है। तो अब मैंने क्या बोला था कि जब इन्वर्जन होगा उस केस में आप उसको पहले सही सही बना लो अपने मतलब अपने कॉपी में। तो अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे हियर से देखो वर्ब है, वर्ब में तो कोई डाउट ही नहीं है, ये वर्ब हो गया। अगर आप यहाँ ध्यान दो तो सबसे पहले सब्जेक्ट खोजो, तो यहाँ सब्जेक्ट है द शेफर्ड। तो आप इस सेंटेंस आपका ऐसे बनेगा द शेफर्ड हियर्स अ बार्किंग साउंड, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया जी, द शेफर्ड सब्जेक्ट हो गया और हियर्स द बार्किंग साउंड क्या हो जाएगा जी, प्रेडिकेट। क्लियर है सभी को 100%? इसी प्रकार से जो दूसरा वाला 27 नंबर का सेंटेंस है वहां भी ध्यान दीजिए। यहाँ भी सब्जेक्ट क्या है, हर्मिट है, ये इन्वर्जन हो गया, लास्ट में आ गया। लिप्स जो है वर्ब है, अब इसका मतलब ये सब्जेक्ट हो गया और लिप्स देखो, अब क्या सेंटेंस क्या बनेगा, अ हर्मिट लिप्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स। तो सब्जेक्ट हो गया आपका ये और लिप्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल क्या हो गया जी, प्रेडिकेट। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 21 पे एक बार फिर से आ जाइए और आप ये बताएं कि यहाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, फिर से ध्यान से देखें और बताएं। सर 21 में The beautiful rainbow या सर rainbow subject सर ब्यूटीफुल रेनबो सब्जेक्ट है, soon faded away predicate। soon faded away प्रेडिकेट है। बिल्कुल, बहुत अब आप सही कर रहे हैं आप लोग। तो द ब्यूटीफुल रेनबो इतना ही सब्जेक्ट है और ये बाद वाला पूरा आपका प्रेडिकेट में आएगा, ठीक है? ये बात है, क्योंकि एडवर्ब हमेशा वर्ब से कनेक्टेड होता है, ठीक है, न कि नाउन से। तो इस वजह से जो है ये इसी के साथ कैरी होगा, चाहे ये पहले वर्ब के आ गया तो क्या हुआ, है ना? तो ये ध्यान रखना। तो ये सिचुएशन है कि ये अक्सर देखो जो गड़बड़ होने वाले थे वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये 3 बहुत ध्यान देने वाले थे, बाकी सब में कोई इशू नहीं था। तो बहुत देखो आप लोग 5 मिनट में कर रहे हो, कितने आप लोग तेज हो, देखो 5 मिनट के अंदर एक एक्सरसाइज एंड हो गया, ठीक है? और हमने ये भी देख लिया कि इसमें डिफिकल्ट वाला कौन है और वहां कैसे हमें करना है, ठीक है? तो ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं फ्रेज एंड क्लॉज की। देखिए अगर आप जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड इन अ कॉर्नर। इस ग्रुप ऑफ वर्ड को देखिए, मेक सेंस। आप अगर जैसे आपने सपोज करो कि किसी ने पूछा कि ये मतलब टुनटुन कहाँ है, टुनटुन जो है किसी को पीट उठ के आ गया है, अब घर में सब लोग परेशान है, तो पूछा गया टुनटुन कहाँ है, तो ये जवाब मिला कि कोने में है। तो सेंस निकल रहा है कि नहीं, निकल रहा है, इट मेक्स सेंस। अगर किसी ने कहा कोने में है, कॉर्नर में है, तो सेंस निकल रहा है, बट नॉट कंप्लीट सेंस। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सुनेगा कोने में है तो उसे एकदम क्लियरली अगर पहले का रेफरेंस ना पता हो तो इन अ कॉर्नर पूरा पूरा सेंस नहीं दे पाता है। अगर कोई व्यक्ति केवल आके अंतिम समय आए और उसे सिर्फ इतना सुनाई दे कोने में, इन अ कॉर्नर, तो वो नहीं समझ पाएगा कि किसके लिए बात हो रही है। तो इसीलिए जब भी फ्रेज की बात करोगे तो ये वही व्यक्ति समझ पाएगा जो उसके पहले का रेफरेंस जानता है, अदरवाइज ये कंप्लीट सेंस कभी भी नहीं देता है, ठीक है? ये सेंस तो मेक करेगा लेकिन कंप्लीट सेंस कभी नहीं मेक करेगा। तो सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स सेंस, जो कि सेंस तो बनाते हैं, देते हैं, बट नॉट कंप्लीट सेंस, इज कॉल्ड अ फ्रेज। ऐसे हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं फ्रेज। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान दें, ये सब फ्रेज हैं। हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, ये भी फ्रेज है। देयर केम अ चाइल्ड टू माय डोर, ये भी फ्रेज है। इट वाज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ये भी फ्रेज है। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो, तो यहाँ भी ये भी फ्रेज है। और शो मी हाउ टू डू इट, ये भी फ्रेज है। ये पवन जी को क्या इशू हो रहा है? पवन जी यही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप हैं यहाँ पर? अच्छा, लग रहा वो है नहीं, कुछ उनको नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, तो ध्यान दे, देखो पवन जी ने ग्रुप में क्या लिखा है, अभी कोई देख सकता हो तो बता। तो अब यहाँ ध्यान दे कि ये जो फ्रेज है, आप सभी को इसके पहले आपने इसको समझ लिया कि अगर सिर्फ आप इतने की बात करोगे इन द ईस्ट, तो ये तो पता चला हाँ पूरब में है, ईस्ट में, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा अगर इसके साथ सेंटेंस ना कनेक्टेड हो। तो ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है,
ठीक है, बाकी के पार्ट वाले सेंटेंस पे, ठीक है। तो ये इसीलिए फ्रेज कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्लाज भी समझना है, तो फ्रेज तो एकदम आसानी से समझ में आ गया। अगर आप इसको दूसरे शब्दों में लें, तो जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था, वैसे भी यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा भी है। तो अगर आप ध्यान दें कि अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्या है जी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। और ये दूसरी बात एक और ध्यान दें, अगर आप फ्रेज को ध्यान से देखेंगे तो आप बताइए क्या इसमें वर्ब है कहीं पे, जल्दी से फास्ट। नो सर। तो इसका मतलब वर्ब नहीं है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में वर्ब नहीं है, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या बना रहा है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, ठीक है। सेंस क्या है जी, इनकम्प्लीट, सेंस इनकम्प्लीट। तो अब आपको समझ में आ गया, जब ये तीन सिचुएशन आए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और वर्ब उसमें ना हो और सेंस इनकम्प्लीट होगा, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या कहलाएगा जी, फ्रेज कहलाएगा। बस ये इमेज अपने दिमाग में रख लो, कुछ भूलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आते हैं क्लॉज। क्लॉज में क्या हो जाएगा जी, यहाँ ध्यान दें, पहले इन्होंने एक फ्रेज का ही एग्जांपल लिया है और फ्रेज को ही बढ़ा करके क्लॉज बना दिया। तो आपके सामने देखिए, ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड, ठीक है। उसके पास क्या है, उसके पास क्या है जी, ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड, उसके पास गोल्ड की एक चेन है। दूसरा आगे ध्यान दो, ही हैज अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, उसी को इन्होंने जो फ्रेज था उसको एक बड़ा कर दिया और उसमें वर्ब भी डाल दिया। तो अगर आप ध्यान दो तो ये क्या कहलाएगा, वी रिकॉग्नाइज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज अ फ्रेज। जो पहला आपने देखा ऑफ गोल्ड, ये फ्रेज है, लेकिन जो सेकंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यहाँ पे, ये क्या हुआ, ये फ्रेज से अलग है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपको सब्जेक्ट मिलेगा और साथ ही साथ प्रेडिकेट मिल रहा है। तो जब आपको ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड मिले जहां सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको फ्रेज न बोल के क्या बोलोगे जी, क्लॉज बोलोगे, ठीक है। Such a group of words with forms part of a sentence which contains a subject and predicate is called clause, ठीक है। और अब प्रेडिकेट सिंपल सी बात है, वर्ब से बना होता है, वर्ब उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है प्रेडिकेट का। तो आप फिर यहाँ पे आ जाओ, तो आप अगर इसको अगर आप समझना चाहोगे आसान लैंग्वेज में, तो आप क्या करोगे जी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए और क्या होना चाहिए जी, वर्ब होना चाहिए, सब्जेक्ट। ठीक है, बहुत सही, सब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और फिर उसके बाद क्या है जी, वर्ब होना चाहिए। और अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और वर्ब भी है और ये कंप्लीट सेंस दे दे, ठीक है, ये सेंस कंप्लीट दे भी सकता है और कई बार कंप्लीट सेंस नहीं भी देता है, कंप्लीट दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, ठीक है, कंप्लीट इनकम्प्लीट सेंस। तो कंप्लीट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, लेकिन ग्रुप ऑफ जो वर्ड्स है और प्लस उसमें वर्ब है, और ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसमें सब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जो कि वर्ब के साथ हो और वर्ब भी एक ऐसा होना चाहिए फाइनाइट वर्ब, ध्यान देना, इनफाइनाइट वर्ब नहीं, ये वर्ब हमेशा फाइनाइट होना चाहिए। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड हो जहां पे एक फाइनाइट वर्ब हो और यदि वो कंप्लीट सेंस दे दे या फिर इनकम्प्लीट सेंस दे, ऐसी कंडीशन में वो क्लॉज कहा जाता है। इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेज और क्लॉज में बहुत ही बेसिक अंतर है, बहुत ही थोड़ा अंतर है कि फ्रेज क्या हुआ जी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन वहां पे फाइनाइट वर्ब नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप क्लॉज की बात करोगे तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे लेकिन फाइनाइट वर्ब का भी होना जरूरी है। बिना फाइनाइट वर्ब के कभी भी ग्रुप ऑफ वर्ड जो है वो क्लॉज सर नहीं स्क्रीन नहीं आ रही है। ये मेरी तरफ से तो इशू नहीं है, किसी ने लग रहा उधर से दिक्कत कर दिया। नो सर नहीं आ रही है। हाँ, ऐसा कैसे, सर आ रही है सर, पिन कर लें, आ जाएगी। पिन कर लीजिए आप लोग, है ना। अभी अभी आ रही है सबको? नो सर, नो सर। आप पिन करिए, एक बार सेलेक्ट करके पिन करिए सर का जहाँ पर आ रहा है। आप हमारे वाले पे जाके पिन करिए, एक मिनट मैं फिर से देखता हूँ। सर पिन करने पे भी नहीं आ रही है। अभी बताओ।
एक मिनट रुकिए, अब आ जाएगा। यस सर, अब आ गई। वो आप ही लोगों में से कोई कुछ अभी मेरे ख्याल से आ रहा होगा, है ना? ठीक है, तो इतनी बात सभी को क्लियर है। अगर आप थोड़ा भी डाउटफुल सिचुएशन में हो तो आप बस ये ध्यान दें कि वहां पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है और कंप्लीट सेंस बन रहा है तो ऐसी स्थिति में क्लॉज होगा। ठीक है, लेकिन मैं इसको आसान लैंग्वेज में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि प्रेडिकेट में वर्ब के अलावा भी बहुत ढेर सारी चीजें आ जाती हैं, तो आप बहुत आसानी से समझ सको, इसलिए मैंने ये वर्ब वाला कॉन्सेप्ट दिया है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ यदि वर्ब आ गया, और वर्ब कैसा होना चाहिए जी, फाइनाइट वर्ब। अगर ऐसा आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल जाए जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो जाए तो ऐसी कंडीशन में वो क्या बन जाएगा, हमेशा क्लॉज बन जाएगा। और अगर ग्रुप ऑफ वर्ड से वहां पे फाइनाइट वर्ब नहीं है तो क्लॉज नहीं बनेगा। अब आगे ध्यान, आगे बढ़ते हैं। जब मैं बात आपसे कर रहा हूँ फाइनाइट और नॉन फाइनाइट्स की, तो ये आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ फाइनाइट और नॉन फाइनाइट? क्योंकि जो यस सर। नॉन फाइनाइट्स होते हैं ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो दोनों में होता है, नहीं होता है फ्रेज में। कहाँ प्रेडिकेट आप, अच्छा देखो, फ्रेज में आप सब्जेक्ट ला दोगे, देखो ये आपके सामने सर आप जैसे जी सर, तो ये एक फ्रेज है। अब इसमें आप छाट के दिखाओ सब्जेक्ट प्रेडिकेट, नहीं दिखा सकते ना। ओके सर मैंने सिर्फ पूरा सेंटेंस को नहीं, सेंटेंस को समझ लिया, समझना ही इसीलिए नहीं है, फ्रेज मतलब सिर्फ इतना ही है, आप सर वो समझ नहीं चलो आ रहा था, तो सोचा कोई बात नहीं है। और ये देखो क्लाज है, इसको देखो सबसे बढ़िया तरीका यही कि ये अगर तो क्लियर आपको एकदम से समझना है कि नहीं ये क्लाज है कि नहीं है, तो बस कुछ ना करो, क्लाज को दो पार्ट में डिवाइड करके देखो क्या सब्जेक्ट को प्रेडिकेट हो पा रहा है, तो एकदम क्लियर है। विच देखो सब्जेक्ट हो गया, इज मेड ऑफ गोल्ड हो गया प्रेडिकेट, तो एकदम क्लियरली डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए ये क्लॉज है। बस और ज्यादा कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, एकदम सिंपल है। मैंने आपको एक दूसरी भी तरीका बता दिया है कि वो इसलिए भी आप ध्यान रखें कि अगर उस तरह से भी कोई घुमा के पूछ दे तो आप हमेशा ध्यान रखें कि वर्ब तो बोले, लेकिन वर्ब हमेशा क्या बोलेंगे, फाइनाइट, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। अगर आपने सिर्फ बोला कि जो है एक सब्जेक्ट हो जाए एक वर्ब हो जाए तो क्या बन जाएगा, क्लास बन जाएगा, तो गड़बड़ हो गया। क्योंकि वर्ब तो इन जो नॉन फाइनाइट से वो भी वर्ब होता है। ठीक है, अगर आपने बोला कि I saw the students, ठीक है, I saw the students playing, ये एक सेंटेंस है। I saw the student playing, इसका मतलब क्या समझ में आया आप लोग को? हमने स्टूडेंट्स को देखा, वो क्या कर रहे थे, वो प्ले कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन आपके सामने आई, यहाँ पे वर्ब है, तो अब अगर आप क्या द स्टूडेंट प्लेइंग को आप बोल सकते हैं कि ये क्लॉज है, तो बिल्कुल नहीं है। हालांकि यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, प्लेइंग नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब आप जानते हो सब ना, तीन होते हैं, कितने? अभी एक हल्के देखो, आप लोग जब भी पढ़िए एसोसिएट करके थोड़ा ना थोड़ा जानते रहिए। नॉन फाइनाइट कितने होते हैं जी, जल्दी से सर तीन सर। तीन होते हैं। कौन कौन से? सब लोग कनेक्टेड रहिए, सब लोग बोला करिए भाई, नॉन फाइनाइट तीन कौन कौन से, बोलो सर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल होते हैं सर, और पार्टिसिपल, जेरेंड होते हैं, और होते ये हैं, और इन्फिनिटिव। And infinitive होते हैं। Infinitive, gerund and participle. Participle has only three parts: Yes. present participle, past participle, and perfect participle. बहुत Gerund work as a noun and also infinitive work as a noun. बहुत सही, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा, ये आपने देखा कि नॉन फाइनाइट्स के तीन पार्ट होते हैं, पार्टिसिपल, gerund एंड इन्फिनिटिव। और जो पार्टिसिपल होते हैं इसके भी तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट, ये हो गया। और ये जो पार्टिसिपल होता है ये हमेशा किस रूप में आता है जी, हमेशा एडजेक्टिव के रूप में आता है। ठीक है, लेकिन ये जो आपके gerund और इन्फिनिटिव में ये हमेशा किस तरह आते हैं जी, नाउन के रूप। तो ये हमेशा ध्यान रखना। आपके एग्जाम में 2016 में क्वेश्चन भी आ चुका है कि भैया gerund या इन्फिनिटिव क्या है, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें वर्ब की भी क्वालिटी होती है और नाउन भी है। तो अगर वर्ब और नाउन दोनों की क्वालिटी होगी तो इसी वजह से इसे बोलते हैं वर्बल नाउन। क्या बोलेंगे जी, वर्बल नाउन। और ये जो पार्टिसिपल है ये क्या है, इसमें एडजेक्टिव की क्वालिटी है, और ये वर्ब तो है ही, तो इसको क्या बोलेंगे जी, वर्बल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। Am I clear to everyone? यस सर।
Yes, sir. देखो ऐसे हम बात बात में आपको ढेर सारे एग्जाम के क्वेश्चन भी बता रहे हैं और आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपको भ्रमित नहीं होना है। चीजों को पढ़ना है तो कितने अच्छे से एकदम क्लैरिटी के साथ पढ़ना है कि आपको फंसा ना पाए। ठीक है, तो अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं, सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब यदि आपको कहीं मिलेगा, ठीक है, अगर प्रेडिकेट आप ना भी बोले, क्योंकि आप जानते हो ना कि प्रेडिकेट, देखो अब आप अगर मैं बोलूं कि प्रेडिकेट की जगह आप वर्ब रिप्लेस कर सकते हो, क्यों? क्योंकि प्रेडिकेट एक वर्ब भी अकेले है तब भी वो प्रेडिकेट कहलाएगा। क्लियर है मेरी बात? और अगर वर्ब के बाद भी कुछ चीजें आ रही हैं तब भी वो प्रेडिकेट कहलाएगा। तो शॉर्टेस्ट फॉर्म यदि प्रेडिकेट, अगर मैं पूछूं कि ये बताओ जी प्रेडिकेट का सबसे छोटा रूप क्या होगा, अब क्या बोलोगे? वर्ब सर होगा। वर्ब फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अगर प्रेडिकेट का सबसे छोटा रूप पूछा जाए तो दैट विल बी ओनली एंड ओनली फाइनाइट वर्ब। ये ध्यान रखना। फाइनाइट वर्ब। तो इसीलिए मैंने ये आपको किया है कि सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब, अगर इतना बोल दिए तब भी क्लास हो गया जी, है ना? तो ये बात ध्यान रखना, इसी तरह अपनी चीज को समझना है। तो आप प्रेडिकेट की जगह अगर प्रेडिकेट का शॉर्टेस्ट फॉर्म बोल रहे हैं तो भी सही है, और उसके बाद तो ऐड ऑन होगा तो प्रेडिकेट और बड़ा हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, मेरे ख्याल से मैं जो बातें बताना चाह रहा हूँ डीपर लेवल पे आप समझ रहे होंगे। दूसरी बात, अगर आप उसको बाद में भी लेक्चर को रिवाइज करके सुनेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब ध्यान सर दें, फाइनाइट वर्ब क्या होता है सर, प्लीज उसको भी एक बार बता दें। देखो जो कार्य समाप्त होना दिखाता है। एक्चुअली जो टेंस बताए। फाइनाइट वर्ब जो है और नॉन फाइनाइट वर्ब है, इस पे हमारी एक अलग से पूरी क्लास चलने वाली है, लेकिन एक बेसिक चीज आपने पूछ लिया तो जान लो। जो फाइनाइट वर्ब होता है ना, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि फाइनाइट जो है अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, तो फाइनाइट जो है अपने सब्जेक्ट के, फाइनाइट जो है अपने सब्जेक्ट के पर्सन, ध्यान देना, पर्सन और नंबर, ठीक है, पर्सन और नंबर के हिसाब से चेंज होता है। चेंज होता है कि नहीं? अगर आपने बोला आई प्ले, तो यहाँ पे ये प्ले क्या है जी? फाइनाइट वर्ब है। अब ये आई प्ले हुआ, लेकिन जैसे ही इसका नंबर बदल गया और आई की जगह पे क्या हो गया? ही हो गया, तो ही के Yes, साथ sir. क्या आ जाएगा जी? प्लेस। प्लेज हो गया। तो फाइनाइट वर्ब चेंज करता है, अपने रूप को बदलता रहता है, जैसे जैसे इसका सब्जेक्ट रूप बदलेगा वैसे ये भी बदलेगा, ये शर्त है इसके साथ। ठीक है, तो जैसे सब्जेक्ट का पर्सन बदलेगा, जैसे सब्जेक्ट का जो है नंबर बदलेगा, ऐसे इसको बदलना पड़ता है। ये है फाइनाइट वर्ब। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब जो है ये बदलता नहीं है, ये कहता मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, सब्जेक्ट चाहे जो हो जाए, बदले न बदले, कहाँ चला जाए, हमसे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। तो नॉन फाइनाइट वर्ब का यही विशेषता है कि इसके ऊपर सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये अस्थिर होता है। ठीक है, ये स्थिर होता है, एकदम स्टेबल होता है। लेकिन फाइनाइट वर्ब फ्लेक्सिबल होता है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट इट चेंजेस। क्लियर? अब होगी बात एकदम 100%। बोलो सर। यस सर। जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है उससे सर सिंपल सेंटेंसेस ही बनते हैं। बिल्कुल बनते हैं, वो तो अभी हम सीखेंगे ही। अभी इसके बाद जो हमारा एक चैप्टर हम इसके बाद ही पढ़ने वाला है। अब हम सिंथेसिस में जो है, जो बुक 2 में है, हम उसको पढ़ने वाले हैं। जब बुक 2 में आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कैसे दो सिंपल सेंटेंस को मिला के आप एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो उसमें हम पार्टिसिपल्स का भी यूज करते हैं। जैसे अब चलो बात बोल देते हो तो मैं रोक नहीं पाता हूँ। जैसे आपने कहा कि आई सॉ अ लायन, मैंने एक लायन को देखा। अब जब लाइन को देखोगे तो मैंने लाइन को देखा और आई रैन अवे, यानी मैंने लाइन को देखा और मैं भाग गया। तो जब ये कंडीशन, अब ये दो सेंटेंस है, अब इसको आपको जोड़ना है। तो ये वास्तव में आप पार्टिसिपल का यूज करके जोड़ोगे। तो आप क्या बोलोगे? सीइंग द लायन। क्या करोगे जी? सीइंग द लायन, आई रैन अवे। तो एक सेंटेंस बन गया जी। तो ये चीज हो गया। तो ये पार्टिसिपल के हेल्प से आपने क्या किया जी? दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया। क्लियर है? एकदम 100% आपकी। जी सर, थैंक यू सर। हाँ चलो, ये चीज है। तो ये अभी हम सीखेंगे वहां पे सिंथेसिस में। चलो अब ध्यान दो, क्लॉज के कुछ और भी एग्जांपल बता रहे हैं कि क्लॉज कभी कभी बीचों बीच में आ जाते हैं। क्योंकि आप सभी हमेशा ध्यान देना कि जो क्लॉज शुरू होता है वो हमेशा किसी न किसी कंजंक्शन से शुरू होता है। और जब वो कंजंक्शन से शुरू होता है तो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा जो है अपने जो कंजंक्शन है उसका कोई ना कोई एंटीसीडेंट होता है, तो उसके ठीक पास में आता है। ठीक है, तो जैसे ये हु है तो हु पीपल के साथ आएगा क्योंकि ये इसका एंटीसीडेंट है।
तो इसलिए आपने देखा कि who pay their debts, तो ये क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, सॉरी आपका क्लॉज हो गया। इसी प्रकार व्हाई इट इज रेनिंग, ये भी क्लॉज हो गया। और इसी तरह से जो है आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, यहाँ पे पूरा होना चाहिए दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, ये क्लॉज है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्लॉज आप समझ गए हो। क्लॉज मतलब बस एक सिंपल सा तरीका जानो कि वहां पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं कहूं कि आप मुझे जो है, आप में से कोई मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, ये तीन बातें हैं। अगर इन तीनों में आप डिफरेंस बता ले गए तो आप समझ लो कि सब सीख गए जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है। अगर आप सर बोलिए। Phrase is a group of words which has a sense. अच्छा रुक Clause जाइए। is a group of yes sir. मैं एक लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद कनेक्ट करेंगे। देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड तो सब में आ जाएगा ना, जितने भी यस कैंडिडेट सर Yes. तीनों है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो सब में आ गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स सब में आ गया। अब अंतर क्या आएगा, अब फ्रेज में क्या होगा, वर्ब Phrase का में सर sense होगा केवल. phrase is a group of वर्ब words नहीं है, with sense, फाइनाइट वर्ब but नहीं not है। फ्रेज complete. विदाउट वर्ब होगा। हाँ, तो सेंस तो आ भी सकता है, ठीक है, सेंस नहीं। यहाँ है तो सेंस से हाँ। कोई दिक्कत नहीं। चलो फाइनाइट वर्ब नहीं है। सर फ्रेज तो सर एक Sir, सिंपल it सेंटेंस has हो no सकता है ना सर? silent word. क्या बोल रहे हैं जी, बोलिए। सर फ्रेज एक सिंपल सेंटेंस हो सकता है सर? कैसे हो सकता है No, बताइए। sir. Sir, Sir. phrase is not a sentence. हाँ नहीं जी, नहीं सर, जैसे सर इसमें जैसे ये ना सनराइज इन द ईस्ट, हाँ रुक जाए तो इनकी बात सुन ये लेते हैं। एक बस एक एक ही सेकंड सिंपल रुक जाइए, सेंटेंस हुआ मुझे सर। लिख लेने दीजिए, फ्रेज मुझे में लिख सर लेने। जब सर क्लोज में दो सेंटेंस मिलेंगे हमें हमेशा। एक मिनट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, मैं आपकी Yes. बात लिख रहा हूँ ताकि एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ। अब बताइए यहाँ पे पहले आप बताओ फ्रेज क्या है, इन द ईस्ट है सर। इन द ईस्ट है, ये फ्रेज हो गया। तो अगर जी। ये फ्रेज हुआ तो ये सेंटेंस कैसे हो गया। सर ये फ्रेज नहीं है Sir, नहीं। without verb. सर, ये तो is not क्लॉज है, sentence. ये सॉरी फ्रेज है सर। हाँ अरे क्लॉज आप नहीं है, लोग राइट। एकदम शांत हो जाइए, रुक जाइए, सिर्फ हाँ। उन्हीं को बोलने दीजिए तो जिन्होंने अभी सर बोला। हाँ, बोलिए। इन द ईस्ट से ये फ्रेज है सर। हाँ मेरा मतलब ये कहने का था, लेकिन अगर हमें ये जब स्केच खींचेगा तो ये क्या है, तो हम फ्रेज बताएंगे हाँ जी ना सर। जी जी अगर बिल्कुल। यदि हमें करो क्लोज पूछे तो क्लोज में सर हमेशा में दो सेंटेंस मिलते हैं, जैसे कि ये पीपल हु प्ले द डेप्स आर ट्रस्टेड, जिसमें दो सेंटेंस हुए ना सर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम उस ऐसे सर। बात पे, हम उसको डिफिकल्टी लेवल पे नहीं ले जाना चाहते थे, ठीक है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपका ये कहना है कि जो फ्रेज है वो सिंपल जी। सेंटेंस में आता है, आपका ये कहना है ना। जी 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 और जो क्लाज है वो हमेशा दो सेंटेंस जब रहेंगे, ठीक है, जब वो मैच करेंगे एक दूसरे से मिलेंगे तब क्लॉज आएगा, ठीक है। जी तो जी जी। बिल्कुल आप एकदम सही हो, मैं उसी पे आने वाला हूँ, थोड़ा डीपर लेवल पे, है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि जो सेंटेंस, जो आपका फ्रेज है, ये किसी छोटे से सेंटेंस का पार्ट होता है, ठीक है। तो वो बड़े से सेंटेंस में भी फ्रेज आ सकता है, ठीक है, वो अभी हम देखेंगे कैसे। तो पहले तो हमने क्या समझा कि जो फ्रेज है ये शब्दों का समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होता, ठीक है। पहली चीज ये एकदम ध्यान रखना, ये बेसिक चीज है। ये चीज जान गए तो फिर उसके बाद ये चाहे जितने डिफिकल्ट लेवल पे आ जाए आप कर लोगे। फिर क्लॉज की बात करोगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ही यहाँ पे, लेकिन अब की बार यहाँ क्या हो गया जी, फाइनाइट फाइनाइट वर्ब होगा, आ गया, सब्जेक्ट और इसका होगा। खुद का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। तो यस, तो ऑब्जेक्ट न बोलिए आप, ऑब्जेक्ट के लिए प्रेशर न डालिए। कोई भी प्रेडिकेट बोले सर। हाँ, कोई भी सेंटेंस है ना, तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है सेंटेंस होने के लिए, ध्यान रखिए आप। जैसे आपने कहा कि रवि गोज, ठीक है, या रवि कम्स, या रवि ईट्स, तो अब रवि खाता है तो इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, रवि खा रहा है, इसमें कोई रवि इज ईटिंग, तो ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है, इसीलिए मैं वर्ब पे रुक जाता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी ध्यान दें कि आपको मुख्य रूप से ध्यान देना है कि जो क्लॉज है वहां पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में अपने आप सब्जेक्ट नहीं है, इतना टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जो सबसे बेसिक चीज ध्यान देना है कि क्लॉज का मतलब वहां पे वर्ब आना जरूरी है, और वो भी कैसा, फाइनाइट। अब आगे ध्यान देते हैं। लेकिन अब हमको थोड़ी सी दिक्कत आ गई, क्योंकि जो सेंटेंस के लिए हम क्या बताएं,
सेंटेंस के लिए भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और सेंटेंस में भी फाइनाइट वर्ब है, तो अंतर क्या रहा क्लॉज और सेंटेंस में? ये एक दो क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। यस, तो क्लॉज जो है, देखो अब क्लॉज जो है ये हमेशा अंतर सिर्फ इतना ही है कि क्लॉज को यदि आप हिंदी में ध्यान दें तो ये उपवाक्य होता है। क्या होता है जी? उपवाक्य, यानी वाक्य का छोटा भाई या छोटा बेटा कह लो। यानी जब कोई एक बड़ा सा सेंटेंस है और उस सेंटेंस में कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर आएगा जो सब्जेक्ट और वर्ब अपने साथ में लिया होगा, यानी सेंटेंस की तरह ही कोई स्ट्रक्चर आएगा जिसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होगा, तो उस कंडीशन में वो क्लॉज कहलाएगा। और जब ये अकेले होगा, ध्यान देना, जब ये अकेले होगा तो वही क्लॉज जो है सेंटेंस होगा, और अगर ये किसी सेंटेंस के अंदर आ जाएगा तब ये क्लॉज कहलाएगा। तो क्लॉज कहलाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है जी? कि वो किसी एक बड़े सेंटेंस के अंदर आए। ठीक है, कोई एक बड़ा सेंटेंस है, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट और वर्ब का आएगा वो क्लॉज कहलाएगा। जैसे आप सभी देखिए, ये आपका सेंटेंस है, वी कैन नॉट स्टार्ट व्हाइल इट इज रेनिंग। ये देखिए एक बड़ा सेंटेंस है और इस बड़े सेंटेंस में एक पार्ट है व्हाइल इट इज रेनिंग, तो ये आपका हो गया क्लॉज। क्यों? क्योंकि ये बड़े सेंटेंस के अंदर भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान देना है। तो हमेशा ध्यान रखना कि क्लॉज का अपना अकेले कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आप कहो कि क्लॉज, भाई क्लॉज अगर सब्जेक्ट और वर्ब ले ले और आप कहो कि नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति सब्जेक्ट और वर्ब लेके आ जाए, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड अगर सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब लेके आ जाए या सब्जेक्ट या प्रेडिकेट लेके आ जाए, तो क्या आप उसे क्लॉज बोलोगे? नहीं सर, उसको नहीं बोलेंगे बोलोगे, सेंटेंस। आप बोलोगे ही नहीं जब तक कि वो किसी बड़े सेंटेंस के अंदर नहीं आएगा, तब तक। इसका मतलब ये ऐसी चीज है ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। यानी मछली जब तक जल में है तभी तक वो रानी है, बाहर निकालोगे तो छटपटाने लगेगी, मर जाएगी। ठीक है, तो यही सर इसका मतलब ये हुआ कि एक वाक्य दूसरे उपवाक्य का पूरक हो। यस, पूरक नहीं, जरूरी नहीं। वो जो वाक्य है वो जो है क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन क्लॉज जो है वो वाक्य के ऊपर डिपेंडेंट है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। जैसे कोई सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर क्लॉज हो सकता है, ठीक है, लेकिन अब क्लॉज नहीं है तो इसका मतलब वो सेंटेंस नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पिता से बेटा है ना, ये जरूरी नहीं कि बेटे से पिता बने। ये मेरे सिर्फ कहने का मतलब है कि सेंटेंस होने के लिए क्लॉज का होना जरूरी नहीं है, लेकिन क्लॉज होने के लिए सेंटेंस का होना जरूरी है। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। घूम रहा है, दिमाग घूम ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छोटी बात, लेकिन उसको बस समझना है, उसको बस कनेक्ट करना है। और आप देखिए जितनी भी जगह पे आपने क्लॉज के एग्जाम्पल देखे हैं, कहीं पर भी क्लॉज आपको अकेले नहीं दिखाई दिया है, वो हमेशा किसी बड़े सेंटेंस का पार्ट रहा है। ठीक है, यहाँ आप देखिए, ऊपर भी देखिए, ऊपर आपको दो एग्जाम्पल दिखाया गया है क्लॉज का। ये क्या है जी? एक बड़े सेंटेंस का पार्ट है। देखिए, और आप हमेशा ध्यान देना कि जब भी आप क्लॉज की बात करोगे तो जरूरी नहीं है उस क्लॉज में वो जो सेंटेंस होगा ना, वहां पे आपको और भी क्लॉज मिल जाएंगे। एक तो हुआ ही, और सेंटेंस में हमेशा और भी क्लॉज मिलेंगे। जैसे आपने यही यहाँ पे ही एग्जांपल देखिए, जैसे आपने बोला कि ही हैज अ चेन व्हिच इज मेड ऑफ गोल्ड, तो ये भी जो इसके पहले है, ही हैज अ चेन, यहाँ भी तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है कि नहीं है? क्लॉज है सर। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, तो ये भी एक क्लॉज हो गया। लेकिन अंतर क्या है? अंतर क्या है कि ये सर क्लॉज क्या एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होता है सेंटेंस में? से बोलिए सर, कह रही हूँ क्लॉज क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन टाइप होता है एक सेंटेंस में? कह सकते हैं क्लॉज जो है किसी एक पर्टिकुलर नाउन को डिफाइन करते हुए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ही देता है, तभी क्लॉज का यूज करते हैं। क्लॉज हमेशा एडिशनल ही इंफॉर्मेशन देता है, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो अब आप अच्छी तरह से ध्यान दो कि जैसे आपने बोला कि ही हैज अ चेन, तो यहाँ भी ये भी एक प्रकार से क्लॉज हो गया। क्योंकि अब देखो, अगर कोई बड़ा सेंटेंस है, कोई भी बड़ा सेंटेंस है, तो उसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर आएंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाले, वो सब क्लॉज कहलाएंगे। सब क्या कहलाएंगे जी? क्लॉज कहलाएंगे। तो ऐसा नहीं कि ये कहो कि अरे रेन एंड मार्टिन ने केवल इसी को क्लॉज बोला है तो ये वाला क्लॉज नहीं है, ये भी क्लॉज है और ये भी क्लॉज है। अंतर क्या है कि जो वाला क्लॉज, यानी दो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का स्ट्रक्चर अपने साथ
एक कंजंक्शन को लेके चलेगा, ठीक है, तो वो अक्सर जो है प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होता है, ठीक है, वो या तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा और या फिर क्या होगा जी, जल्दी बोलिए, कोऑर्डिनेट क्लॉज या फिर कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा, इन दोनों में से एक होगा। लेकिन अगर अगर वो जो है ट्री है उसके साथ कोई भी जो है कंजंक्शन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, ये पहचानने की बात होती है। प्रिंसिपल क्लॉज, अब ये क्या होता है भैया प्रिंसिपल क्लॉज, क्या होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो अभी समझ लो थोड़ा सा, ये जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है ये बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर, क्लॉज है तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा, लेकिन अंतर क्या है इसमें और सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लॉज में, जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है ये मुख्य क्लॉज होता है, ये मेन होता है, ठीक है, यानी ये मेन होता है और फिर इसके बाद जो होते हैं वो इनके ऊपर डिपेंडेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा, सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर की, प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर, ठीक है, ध्यान देना। और जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसे आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जैसे प्रिंसिपल क्लॉज अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, अपनी मीनिंग खुद दे सकता है, ऐसे कोऑर्डिनेट क्लॉज भी अपनी मीनिंग खुद दे सकता है, बस यही चीज। तो अगर कोई भी सेंटेंस है, अगर उसमें जो है ऐसे क्लॉज आ जाए जो कि अपनी मीनिंग खुद दे सकते हैं, तो वो सारे जो है कोऑर्डिनेट या प्रिंसिपल क्लॉज ही होंगे, ठीक है, यानी वो मेजर क्लॉजेज होंगे, उनको डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको उसमें एक ऐसा क्लास दिखाई दे, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे जो कि अपने ऊपर अपनी मीनिंग न दे पाए, तो ऐसी कंडीशन में वो डिपेंडेंट क्लास होगा। जैसे आप ये बताओ मेरे को, जो आपके सामने ये सेंटेंस दिख रहा है, इस सेंटेंस में जो क्लॉज है विच इज मेड ऑफ गोल्ड, चाहे वो कौन सा क्लॉज है, सबऑर्डिनेट है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज? सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट है सर। क्यों सबऑर्डिनेट क्लॉज है? Because it is depend on principal clause. क्योंकि ये चेन पे डिपेंड कर रहा है, he has a chain, इस पे डिपेंड कर रहा है सर। बिल्कुल, क्योंकि ये अपनी मीनिंग अलग से नहीं दे पा रहा है, विच इज मेड ऑफ गोल्ड। अब हमें नहीं पता है कि क्या गोल्ड का बना हुआ है, वो चेन है कि क्या है ना, कि अंगूठी है कि क्या, हमें नहीं पता है। तो ये अपनी मीनिंग को अगर इसे समझना है तो आपको इसको पहले वाले क्लास पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, तभी ये मीनिंग समझ में आएगी। तो ये है। तो अब बताइए जी, थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी तो हमें खूब जम के पढ़ना है। अभी हम खूब अभी आगे जब जाएंगे ना तो हम आपको पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या पढ़ाएंगे जी? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, ये सब हम पढ़ाने वाले हैं। तो जब हम वहां पढ़ाएंगे तो वहां फिर डीपर लेवल पे सारी चीजों को हम देखेंगे, ठीक है। बस अभी एक छोटी सी बात ध्यान देना कि जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करके, ठीक है, क्लास बनाया जाता है, तो जो उससे एक पूरा बड़ा सा सेंटेंस बन रहा है, जैसे ये वाला एक पूरा बड़ा सा सेंटेंस बन गया ना, तो इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे? अगर यहाँ पे कौन सा कंपाउंड, यस, नहीं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो क्योंकि यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज हुआ है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज होने की वजह से क्या हो जाएगा जी? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। और अगर यहीं पे क्या होता, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज हुआ होता, तो ऐसी कंडीशन में क्या बन जाएगा जी? कंपाउंड। इतनी बात है, तो एकदम क्लियर है 100% सबको कि नहीं? ठीक है, बहुत आसान है। बस हमने सारी चीजों को, अभी डिफिकल्ट चीजें थी, बस सबको एक जगह ला के रख दिया है। अब इसको हम धीरे धीरे इसको तोड़ेंगे, ठीक है, तो वो फिर आपको और समझ में आने लगेगा। जब हम आगे सिंथेसिस करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो वहां हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में बदलेंगे, किस प्रकार सिंपल को कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे, कैसे कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे। तो वहां हम बहुत डीपर लेवल पे सारी चीजों को समझेंगे। अभी हमें यहाँ पे डीपर लेवल पर जाने की जरूरत नहीं है। आज तो फिर इसी में अब हमें नया आज कुछ स्टार्ट करना था, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। तो बल्कि अब आप जो है पार्ट ऑफ स्पीच को रहने दीजिए, क्योंकि ये इसको जब करेंगे तो इसके साथ एक्सरसाइज भी है जो कि हमें पूरी कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो आज की क्लास थोड़ी सी जल्दी हम एंड कर रहे हैं। रीजन ये है कि जो बातें थी वो यहीं पे हमारा टाइम चला गया है। अगर अभी आप लोगों को पूछना है तो पूछ ही लो, ताकि ये क्लास जो है एक अच्छे एंड नोट के साथ खत्म हो, ताकि आपको कुछ डाउट न बचे। बताइए जी, किसी भी प्रकार का डाउट है तो पूछ लो। सर ये जो फ्रेज में सर, यहाँ पे रेन एंड मार्टिन में सर